गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 22 जुलाई पर पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं उसे हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स जो हैं वो भी हम देखेंगे। पहले जो 10 एरियाज को आज हम डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आज के जो टॉपिक्स रहने वाले हैं इसमें 97th अमेंडमेंट के बारे में जानेंगे। देन डिस्कशन लोकपाल को लेकर होगा, कापू कम्युनिटी के बारे में जानेंगे, इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट के बारे में, मैग्लेव ट्रेन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, वीरभद्र टेम्पल को डिस्कस करते हुए नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर एक स्माइल स्कीम के बारे में भी डिस्कशन हमारा होगा, ऑफशोर विंड एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हुए फाइनली स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए, जो आपका ईद 50 का कोड था वो कल अप्लाई किया गया था और इसे आप लोगों ने कहा कि 24 आवर्स के लिए प्लीज़ एक्सपेंड करिए, तो इसके जो एक्सटेंशन है आज के लिए रहेगी। तो आज आप ईद 50 कोड को यूज़ कर लीजिएगा। जो भी सीरीज, चाहे वो 50 डेज़ की हो, 100 डेज़ की, 200 डेज़ की या फिर 2022 की आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें। कितना टारगेट आप यहाँ पर लेकर चलेंगे, क्योंकि 6 या 6 से ज़्यादा आपको स्कोर करना है टू बी इन द सेफ जोन। अगर इससे कम भी स्कोर होता है इवन देन इट इज़ एक्सेप्टेबल, बट हाँ, अपनी गलती देखकर उसे इंप्रूव जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर जो कट ऑफ रखी गई है वो 6 मार्क्स ही रखी गई है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आउट ऑफ 10 आप कितना स्कोर करने वाले हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट 97th अमेंडमेंट। ठीक है, 97th अमेंडमेंट किससे रिलेट करता है? क्या ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेट करता है, विमेन रिजर्वेशन से रिलेट करता है, कोई नई ऑल इंडिया सर्विस को बनाने से रिलेट करता है, या फिर नन ऑफ द अबव? 10 सेकंड्स का टाइम मैं आपका शुरू कर देता हूं। आप कोशिश करिए इसे विद इन 10 सेकंड्स के अंदर आंसर करने की। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जो है उसने 2013 की एक जजमेंट थी गुजरात हाई कोर्ट की, उसे अपहेल्ड किया और सर्टेन प्रोविजन जो थे 97th अमेंडमेंट की जो 2011 में आई थी उसको यहां पे स्ट्रक डाउन किया है। पार्ट 9 भी इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 97वीं अमेंडमेंट के द्वारा। सो पार्ट 9B was introduced through the 97th amendment which dictated the terms for running cooperative society. So it is associated with cooperative society। किससे रिलेट करता है ये? कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेट करता है। इस प्रोविजन में, द प्रोविजन इन दिस अमेंडमेंट पास्ड बाय पार्लियामेंट विदाउट गेटिंग दम रेटिफाइड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक रिक्वायरमेंट थी। ये चीज भी इसमें मेंशन करी गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर 97th अमेंडमेंट अभी न्यूज में थी, इसी वजह से इसके बारे में डिस्कशन हमने किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। कोऑपरेटिव सोसाइटी से आगे बढ़ते हुए एंड द सेकंड क्वेश्चन जो है 3 स्टेटमेंट को देकर पूछ रहा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट है ये स्वीडन से लिया गया है। तो जो लोकपाल का हमारा एक कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं अपने देश के अंदर, वो पहले स्वीडन में हुआ करता था, अभी भी है वहां पर, और हमने उसे बोरो किया है। सेकंड, इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन का एक सिग्नेटरी भी है। ये भी हो सकता है कि हम सिग्नेटरी हो, ये भी हो सकता है कि हम सिग्नेटरी ना हो। थर्ड स्टेटमेंट कहती है लोकपाल इज अ मल्टी मेंबर बॉडी दैट कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरपर्सन एंड मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स। लोकपाल क्या है? एक मल्टी मेंबर बॉडी है और इसके अंदर मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, सोच समझ के आंसर करें, फिर करेंगे डिस्कशन। रिसेंटली हुआ क्या, एक आरटीआई के रिप्लाई में इसे रिवील किया गया कि सेंटर के पास अभी भी डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी जो है वो यहां पर लोकपाल के अंदर अपॉइंट नहीं किया गया। मोर देन 2 years हो चुके हैं आफ्टर द लोकपाल केम इनटू बीइंग। ठीक है, तो डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी को लेकर कल भी हमने डिस्कशन किया था, तो आरटीआई के जवाब में भी यहां पर बताया गया कि डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी को अभी अपॉइंट करा जाना बाकी है। कॉन्सेप्ट जो है आपके ओम्बड्समैन का, ये कहां से लिया गया? यस, इट कम्स फ्रॉम स्वीडन। ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। एंड यस, इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, जिसके लिए करप्शन को खत्म करने के लिए ही तो, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ही तो जो कॉन्सेप्ट है लोकपाल का, लोकायुक्त का, उसे लेकर आया गया था। अगर आपको याद हो 2011 के अंदर अन्ना हजारे की हेल्प से और उनकी लीडरशिप के अंदर ये पूरा जो मूवमेंट छिड़ा था, जिसके बाद हमने देखा कि जो सरकारें तक थी वो भी बदल गई और कुछ नई सरकारें हमें दिल्ली के अंदर भी देखने को मिली। तो यहां पर उसके बाद 2013 के अंदर आपका जो लोकपाल एक्ट है वो आया और उसके बाद यहां पर लोकपाल और लोकायुक्त को अपॉइंट किया जाना शुरू किया। चलिए, इंडिया जो है सिग्नेटरी है, ये भी मैंने आपको बता दिया। सेकंड स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। एंड यस, लोकपाल इज अ मल्टी मेंबर बॉडी जिसके अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं और इसके अंदर मैक्सिमम 8 मेंबर हो सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलिए, तो यहाँ पे लोकपाल लोकायुक्ता से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है
पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इज रिसेंटली गिवन 10% रिजर्वेशन टू कापू कम्युनिटी एंड ईडब्ल्यूएस। तो यहाँ पे कापू कम्युनिटी एंड इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन को कौन सी सरकार ने, कौन सी राज्य सरकार ने यहाँ पर अभी 10% का जो रिजर्वेशन है वो दिया है। गवर्नमेंट ने बेसिकली 10% का रिजर्वेशन जो है कापू कम्युनिटी के लिए और इकोनॉमिकली एंड वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर डिक्लेयर किया है फॉर द अपॉइंटमेंट्स इन द इनिशियल पोस्ट एंड सर्विसेज इन द स्टेट गवर्नमेंट। तो राज्य सरकारें जो होती है वहां पर जो नौकरियां होती है इनिशियल लेवल पे इनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा और ये डिक्लेरेशन दी गई है किसके द्वारा, आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा ईडब्ल्यूएस कापू कम्युनिटी कहां से बिलोंग करती है, कहां पे रिजर्वेशन दिया गया है, किस एरिया के अंदर रिजर्वेशन दिया गया है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। कापूस जो है दे आर प्राइमरली agrarian and agriculture community that is based in Andhra and Telangana region। ठीक है, ये बिलीव किया जाता है कि वो कहां से माइग्रेट हुए हैं, गेंजेटिक प्लेन से माइग्रेट हुए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है that they entered what is present day तेलंगाना, वहां पर उन्होंने एंट्री करी और इसमें आंध्र प्रदेश के अंदर भी कापू कम्युनिटी जो है वो पाई जाती है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 4। इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि इसे किसके द्वारा रिलीज किया गया है। सो इंडिया इक्वालिटी रिपोर्ट, इज इट रिलीज बाय ऑक्सफैम, मे बी, व्हाट अबाउट ग्रीन पीस, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वल। तो यहां पर 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। रिपोर्ट को टाइटल किया गया है इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 इंडियाज अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी। इसे किसके द्वारा रिलीज किया गया ये आपको बताना है, क्योंकि इसके अंदर सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज के बारे में बताया कि हेल्थ सेक्टर के अंदर सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कैसे एग्जिस्ट करती हैं, कैसे डिस्प्रपोर्शनेटली ये अफेक्ट करती है हेल्थ आउटकम्स को भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए, क्योंकि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है वो हमारे देश के अंदर एब्सेंट है। द रिपोर्ट सजेस्टेड कि स्टेट्स व्हिच आर अटेम्प्टिंग टू रिड्यूस एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज एंड विद हायर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ हैड लोअर कंफर्म्ड केसेस ऑफ कोविड-19। तो यहां पर जो राज्य ऐसे हैं जिनके यहां पर क्या है, जिनके यहां पर हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा है, एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज कम है, वहां पर कोविड-19 के जो केसेस है वो भी कम आ रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि जो राज्य सरकारें सही तरीके से पहले से ही हेल्थ सेक्टर के अंदर काम कर रही थी वहां पर कोविड-19 के जो केसेस हैं वो कम निकल कर आ रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा, इसे ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा रादर इसे लेकर आया गया है। सो रिपोर्ट का जो टाइटल है वो भी ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा लाई गई है वो भी आपको पता होना चाहिए और क्या चीज इसमें आउटकम के तौर पे बताया गया वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सफैम इंडिया, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैगलेव ट्रेन्स। आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बना हुआ है। मैगलेव ट्रेन्स को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए, आपसे पूछे बताइए करेक्ट क्या है। तो टॉपिक को सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे करिएगा, जो टॉपिक है मेन टॉपिक उसे आप अंडरलाइन करिएगा, राइट। उसके बाद जो चीज पूछी गई है करेक्ट या इनकरेक्ट उसको आप क्या करेंगे, उसको आप सर्कल में डालिएगा ताकि आपको पता चले कि क्या टॉपिक है और क्या पूछा गया। ठीक है, क्या टॉपिक है और क्या पूछा गया। द ट्रेन जो है दैट फिल्स द स्पीड गैप बिटवीन एविएशन एंड हाई स्पीड ट्रेन्स। तो एक जगह एविएशन है, मतलब आपके जो एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरप्लेन्स होते हैं, उनकी स्पीड काफी हजारों किलोमीटर पर आवर्स में होती है, काफी तेज स्पीड होती है। फिर आपकी बुलेट ट्रेन्स या फिर हाई स्पीड ट्रेन्स होती हैं, उनकी भी स्पीड जो है 700 kmph 500 kmph, काफी ज्यादा स्पीड उनकी होती है। तो ये जो है मैगलेव ट्रेन्स ये समवेयर इन बिटवीन फॉल करती है, ऐसा स्टेटमेंट कह रही है। हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन्स डू नॉट हैव कॉन्टैक्ट विद द रेल ट्रैक। इसके अंदर जो ट्रेन होती है और जो नीचे ट्रैक होता है उन दोनों का कॉन्टैक्ट नहीं होता है। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट दे प्रोड्यूस मोर नॉइज। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये ज्यादा नॉइज को प्रोड्यूस करती है। 10 सेकंड्स का टाइम मैं आपका शुरू कर देता हूं, आप सोच समझ के आंसर करिएगा। नई मैगलेव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है दैट इज मेड इट्स पब्लिक डेब्यू कहां पर, कोस्टल सिटी किंगडाओ के अंदर, चाइना के ईस्ट शेनडोंग प्रोविंस के अंदर जो मैगलेव ट्रेन है ये आ चुकी है। देखिए टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है। आई रिमेंबर आज से अराउंड आई थिंक ईयर 2000 की बात होगी, तब भी डिस्कवरी चैनल के ऊपर मैगलेव ट्रेन्स के बारे में बताया जाता था। आई रिमेंबर दैट आई वॉच्ड अ डॉक्यूमेंट्री ऑन इट, और ये 2000 या 2001 ही होगा जब इसके ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी। और वहां से मुझे याद है कि जब ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी वहां बताया जा रहा था दीज मैगलेव ट्रेन्स जो है ये आपके मैग्नेटिक बेसिस पे काम करती हैं, और इसमें ये जो ट्रेन्स है रेल ट्रैक के ऊपर थोड़ी सी ऊंचाई 2 से 3 इंच की ऊंचाई के ऊपर चलती हैं, और यहां पर रेल ट्रैक को टच नहीं करती। देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द ट्रेन as well as the rail track as long as the train is running। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो आपकी है वो करेक्ट हो जाती है, और इसके अंदर ट्रेन जो है स्पीड काफी ज्यादा इसकी रहने वाली है, और बताया जा रहा है कि इसे 2016 में वैसे लॉन्च किया गया था हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन,
प्रोजेक्ट को, और तब इसकी जो स्पीड जो लाई गई थी टॉप स्पीड 600 kmph के आसपास की थी, और काफ़ी सक्सेसफुल टेस्टिंग जो थी वो उसके ऊपर 2020 के अंदर भी करी गई, और अभी इसे रिसेंटली चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया गया। ट्रेन जो है, जो आपके एयरप्लेन्स होते हैं जिसमें आपकी हज़ारों kmph की स्पीड होती है, हाई स्पीड ट्रेन मान लीजिए 400-500 kmph की है, यहाँ पे इसकी स्पीड 600-700 के आसपास की मैगलेव की रहने वाली है, तो दोनों के बीच का जो गैप है उसको फिल करती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब देखिए ट्रेन में से आवाज कब आती है, अगर आप वैसे इंडियन रेलवेज में भी बैठे होंगे, आपने देखा होगा कि जो ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स के ऊपर जब रेल चल रही होती है तो ट्रैक के साथ जो उसका कांटेक्ट होता है उसी की वजह से आवाज आती है, राइट। लेकिन यहां पर तो कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है, जब वो जो ट्रेन है वो चली हवा में रही है तो वहां पर बहुत कम नॉइज जो है इसके अंदर जनरेट होती है, नॉइज ज्यादा नहीं होती, इसी वजह से तीसरी स्टेटमेंट आपकी जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। उससे पहले ईद 50 कोड को यूज कर लीजिएगा, आज के लिए ही अवेलेबल रहेगा, वो भी आप लोगों ने कहा था, उसी वजह से एक्सटेंड जो है इसे किया गया। netmock.com या exam.netmock.com पर जाकर 100 डेज 200 डेज की जो सीरीज है इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, मिशन यूपीएससी 2022 को ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है वीरभद्र टेम्पल के बारे में पूछा गया। वीरभद्र टेम्पल कहां पर लोकेट करता है, इज इट इन तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश। 10 सेकंड्स का टाइम जो है वो मैं आपको देता हूं। मिनिस्टर फॉर कल्चर जो है उन्होंने इन्फॉर्म किया राज्यसभा को कि 3 मॉन्यूमेंट्स हैं एक पर्टिकुलर राज्य के, उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है कैसे, आदर्श स्मारक के तौर पे, ठीक है। तो आइडियल स्मारक जो है उसके तौर पे इनको चूज किया गया फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल फैसिलिटीज, वहां पर वाईफाई, कैफेटेरिया, इंटरप्रिटेशन सेंटर्स, ताकि अलग अलग लैंग्वेजेस में जो लोग यहाँ पे अलग अलग देशों से आते हैं उनको हेल्प मिल सके, ब्रेल साइनेज ताकि जो दिव्यांग जन हैं उनको भी हेल्प मिल सके, इल्यूमिनेशन, ये सब फैसिलिटीज जो है यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएंगी। और ये जो 3 सेंटर्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें से वीरभद्र टेम्पल भी एक है जो कि कहां पर लोकेट करता है, इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश एंड दिस इज कंसिडर्ड एज नाउ वन ऑफ द आदर्श स्मारक बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 3 मॉन्यूमेंट्स होते हैं, इसके अंदर मॉन्यूमेंट्स एट नागार्जुन कोंडा जो आपका डिस्ट्रिक्ट गुंटूर है यहाँ पर आता है, एक आपका बुद्धिस्ट रिमेन्स है और ये है आपका श्रीउंधाम डिस्ट्रिक्ट श्रीकुलम के अंदर, और तीसरा आपका हो गया वीरभद्र टेम्पल लेपाक्षी के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ये तीनों को यहाँ पर आदर्श स्मारक बनाने की बात करी गई है, नाम इनके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको तीनों नाम जो है वो यहाँ पर पता होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नेशनल हेल्थ मिशन। एनएचएम जो है आजकल काफी न्यूज में आ रहा है दोबारा से, तो इसी वजह से एक क्वेश्चन और इसके ऊपर बनाया गया है, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कि इसे 2013 में लॉन्च किया गया था, पॉसिबल है, और इसके अंदर एनआरएचएम एंड एनयूएचएम को सबस्यूम किया गया है। तो 10 सेकंड्स का टाइम मैं आपका शुरू कर देता हूं। नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेट्स सी आप इसको कर पाते हैं या नहीं, फिर डिस्कस करेंगे इसके करेक्ट आंसर के बारे में भी। तो जो आपका नेशनल हेल्थ मिशन है, यस, इसको 2013 में लॉन्च किया गया था, और नेशनल आपका रूरल हेल्थ मिशन और अर्बन हेल्थ मिशन जो है दोनों को मिलाकर ही नेशनल हेल्थ मिशन जो है इसको लेकर आया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हो जाएगी, लेकिन जानने वाली बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो डेटा यहाँ पर मैंने दिया है, इस स्लाइड को अच्छे से कर लीजिएगा। जो हमने एमएमआर आईएमआर के जो टारगेट्स रखे हैं, टीएफआर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इंडिया के अंदर 2.2 है, ये 2.1 तक पहुंचने वाला है। आईएमआर जो है 25/1000 लाइव बर्थ, एमएमआर 1/1000 का टारगेट रखा हुआ है। तो ये सारे टारगेट्स जो है बेसिकली आपको पता होने चाहिए, आइडियाज के बारे में होना चाहिए, ताकि जब एग्जाम में ये चीजें पूछी जाए आप उसका आंसर कर पाए। क्या ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर चाहें तो अपने रूम में भी लगा सकते हैं, कुछ दिन रेगुलर बेसिस पे देखेंगे, फिर ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि स्माइल स्कीम के बारे में पूछा गया। स्माइल स्कीम जो है ये कौन से मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट करी गई है? क्या एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, सोशल जस्टिस के द्वारा, फाइनेंस के द्वारा, या फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा? 10 सेकंड्स का जो टाइम है वो मैं आपका शुरू कर देता हूं, सोच समझ के आंसर करें। जो स्माइल स्कीम है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा लेकर आई गई है? देखिए जो मंत्रालय है, नाम मैं अभी आपको बता देता हूं, वैसे आपने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दे ही दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने फॉर्मुलेट करी है स्माइल स्कीम। स्माइल की फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ठीक है, इसमें क्या है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन ऑफ पीपल एंगेज्ड इन बेगिंग। जो लोग भीख मांगने का काम करते हैं उनको यहां पर हेल्प देने की बात करी है, उनको रिहैबिलिटेशन करने की बात करी है। तो यहां पे काफी अच्छा कदम जो है
वो यहाँ पर सोशल जस्टिस मंत्रालय के द्वारा उठाया गया है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड, ताकि उनको कोई काम दिलाया जा सके। आप देखेंगे एक चेंज, एक बदलाव तो हमें देखने को मिल रहा है। पहले आपको ट्रैफिक लाइट के पास काफी सारे लोग भीख मांगते हुए दिखाई देते थे, लेकिन आज आपको वही लोग जो है कोई ना कोई छोटा मोटा सामान जो है वो बेचते हुए दिखाई देंगे। तो रिहेबिलिटेशन जो है वो करना जरूरी है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा इसका। तो स्माइल स्कीम जो है किस मंत्रालय के द्वारा लाई गई है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इट्स अ न्यू स्कीम आफ्टर द मर्जर ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम, जो कि पहले बेगर्स और ट्रांसजेंडर्स के लिए एग्जिस्ट करती थी। स्कीम प्रोवाइड करती है फॉर द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग शेल्टर होम्स, जो कि यहाँ पर इस्तेमाल किए जाएंगे, जो कि राज्य सरकारों के पास होते हैं, यूटी गवर्नमेंट्स के पास होते हैं, ताकि लोगों को हेल्प करी जा सके। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ शेल्टर होम, उस केस में क्या किया जाएगा? जब शेल्टर होम अवेलेबल नहीं है, न्यू डेडिकेटेड शेल्टर होम्स जो है उनको सेटअप किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, जो कि टारगेट्स को लेकर एक क्वेश्चन पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ऑफशोर विंड एनर्जी? ऑफशोर विंड एनर्जी को लेकर यहाँ पे कुछ टारगेट्स दिए गए हैं इंडिया के। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल सोलर एनर्जी पे तो बहुत ज्यादा ध्यान है, लेकिन विंड एनर्जी कहीं ना कहीं पीछे हटता जा रहा है। लेकिन यूपीएससी कई बार ऐसे ही चीजों को पकड़ता है जो कि ज्यादा न्यूज में नहीं होते, क्योंकि वो कैंडिडेट्स काफी बार इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे इंडिया का टारगेट है कि हमें 5 गीगावाट जो है ऑफशोर विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करना है 2022 तक। हो सकता है हमारा 30 गीगावाट का टारगेट है 2030 तक, ये भी हो सकता है। इंडिया कैन जनरेट 127 गीगावाट ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी विद इट्स 7600 से ज्यादा जो हमारी कोस्ट लाइन है। सो यू नो दैट वी हैव अ बिग कोस्ट लाइन, जो हमारा पूरा डेक्कन प्लेटू से नीचे का आपका कोस्ट लाइन है, और सदर्न इंडिया है वो आपका पूरा पेनिनसुलर रीजन जो है वहां पे कोस्ट लाइन हमारी काफी बड़ी है। उसको इस्तेमाल करते हुए 127 गीगावाट जो है वो यहाँ पर एनर्जी को जनरेट किया जा सकता है। सोच समझ के आंसर करें। विंड एनर्जी की बात करें, आज के टाइम में 2 डिफरेंट टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी ऑनशोर और एक आपकी होती है ऑफशोर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनशोर एंड ऑफशोर, आज हम बात किसकी कर रहे हैं? ऑफशोर की कर रहे हैं। और ये जो ऑफशोर विंड फार्म्स हैं, दे आर इंस्टॉल्ड इन द बॉडीज ऑफ वाटर। तो वाटर बॉडीज जो होती हैं वहां पर ये लोकेट करते हैं। वैसे आपने जमीन के ऊपर तो कई बार मूवीज में भी देखे होंगे, जिसमें आपकी, जिसको आप पवन चक्की कहते हैं, बेसिकली जो आपकी विंड टर्बाइन्स होती हैं वो जमीन के ऊपर लगाई जाती हैं, और हवा का यूज करते हुए इसमें क्या किया जाता है? एनर्जी को जनरेट किया जाता है। तो अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। वैसे मैं अभी आपको ऑफशोर विंड के बारे में भी बताऊंगा और एक मूवी के बारे में भी बताऊंगा, इसी विंड एनर्जी से रिलेट करती है। क्या हमारा 5 गीगावाट टारगेट है 2022 तक? बिल्कुल ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाती है। 30 गीगावाट बाय 2030, 30 मिला लीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। और यस, हमारी जो पोटेंशियल है, वी कैन जनरेट 127 गीगावाट, बिकॉज हमारे पास काफी बड़ी कोस्ट लाइन जो है वो अवेलेबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए ऑफशोर में ऐसा होता है, पानी के अंदर जो आपकी विंड टर्बाइन्स होती हैं वो लगाई जाती हैं, और इसके ऊपर एक काफी अच्छी मूवी भी, आई सॉ दिस मूवी लाइक फ्यू वीक्स बैक, द बॉय हु हार्नेस्ड द विंड। काफी अच्छी है, रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है और काफी मोटिवेटिंग भी है। अगर आपके पास टाइम हो तो इसे जरूर देख लीजिएगा। इसमें विंड एनर्जी के बारे में काफी सारी चीजें बताई हैं, और ये जो पर्टिकुलर स्टूडेंट होते हैं वो बेसिकली एक विंड टर्बाइन क्रिएट करते हैं अपने गांव के अंदर और उससे एनर्जी जनरेट करते हैं। अदरवाइज वहां की जो भी गवर्नमेंट होती है वो भी इनकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होती है, सूखा पड़ा हुआ होता है और कई बार तो काफी ज्यादा बाढ़ आ जाती है। तो इस तरीके से ये लोग अपनी खेती नहीं कर पा रहे होते हैं, और इसके बाद ये जो विंड टर्बाइन सक्सेसफुली बनाई जाती है, उसके बाद जो गांव होता है उसकी पूरा एक, आप कह सकते हैं कि जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। काफी मोटिवेटिंग भी लगेगी। और यहाँ पे ये जो इसमें मेन कैरेक्टर है, इनको एजुकेशन के लिए इनके पास पैसे नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन किस तरीके से ये एजुकेशन को लेते हैं, कैसे खुद बुक्स पढ़कर इसको क्रिएट करते हैं, वो अपने आप में इट्स रियली रियली मोटिवेटिंग। तो जरूर देखिएगा जब भी आपको इसके बारे में टाइम मिलता है। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। द लास्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में पूछा गया, बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज एक्सटेंडेड द स्टैंड अप इंडिया स्कीम अप टू द ईयर 2022। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या किया है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है इसको 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है, हो सकता है। देन सेकंड स्टेटमेंट कहती है इट वाज लॉन्च्ड इन 2019 टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एट द ग्रास रूट लेवल। तो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए इसे लेकर आया गया था। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर करेंगे इसको लेकर एक डिस्कशन। चलिए, रिसेंटली वैसे ये आपकी स्टैंड अप इंडिया स्कीम दोबारा से न्यूज में थी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको बेसिकली एक्सटेंड किया है, लेकिन ये जो एक्सटेंशन किया गया है दैट इज डन टिल 2025 तक के लिए एक्सटेंशन जो है स्टैंड अप इंडिया स्कीम को दे दिया गया है।
एंड यस इट वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2016 के अंदर इसे लॉन्च किया गया था ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को ग्रास रूट लेवल के ऊपर बढ़ाया जा सके। यहाँ पे लेवरेज करने की कोशिश करी जाती है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट स्ट्रक्चर को, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो अंडरसर्व्ड सेक्टर्स होते हैं वहां तक पहुंचा जाए और यहाँ पे SC ST विमेन एंटरप्रेन्योर्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं फिलहाल आपकी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द यहाँ पे जो ईयर दिया गया 2025 तक एक्सटेंशन है, 2016 में शुरू किया गया था, तो करेक्ट तो कोई भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्टैंड अप इंडिया स्कीम एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए है। जल्दी से अभी यहां पर क्या करेंगे, हम इसे एक्टिवली रिवाइज करेंगे 2 मिनट के अंदर, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिकॉल कर पाए एग्जाम के अंदर। तो जब भी आपको रिवीजन का मौका मिलता है उसको मत छोड़िएगा। यहां तो 2 मिनट की रिवीजन करनी ही है, अदरवाइज भी रिवीजन आप टाइम टू टाइम करते रहिएगा। जल्दी से मुझे बताएं, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं 97th अमेंडमेंट किससे रिलेट करती है? सुप्रीम कोर्ट ने 2013 की जो गुजरात हाई कोर्ट की जजमेंट थी उसे अपहेल्ड किया है और कुछ ऐसे प्रोविजन जो उसको स्ट्रक डाउन किया है जो कि 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थे। ठीक है, अभी वैसे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है काफी न्यूज में है अपने मंत्रालय को लेकर भी, इसी वजह से क्वेश्चन पूछने के चांसेस यहां से ज्यादा हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने लोकपाल के बारे में डिस्कशन किया था। ओम्बड्समैन है, कॉन्सेप्ट कहां से आया? कॉन्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम स्वीडन, स्वीडन से कॉन्सेप्ट लिया गया। एंड यस इंडिया इज आल्सो अ सिग्नेटरी टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। कितने मेंबर होते हैं इस पूरी बॉडी के अंदर? सो लोकपाल इज अ मल्टी मेंबर बॉडी, देयर इज अ चेयरपर्सन होते हैं इसमें एंड मैक्सिमम जो है 8 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसको कि सिलेक्ट कमेटी जो होती है उसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन CGI या CGI के द्वारा अपॉइंट करे गए कोई सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं। RTA के रिप्लाई में बताया गया था, क्या चीज बताई गई थी? इन वन ऑफ द RTA रिप्लाईज इट इज सेड दैट द डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी इज मिसिंग। डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी मिस है, मिस इन द सेंस कि उनको अपॉइंट ही नहीं किया गया, दैट सीट इज वेकेंट। ठीक है, तो वहां पे उस वेकेंसी को फिल करना है, उसको लेकर बात जो है वो करी गई थी। देन हमने यहां पर डिस्कशन किया था इसके बाद 10% रिजर्वेशन को लेके, दैट इज गिवन टू कापू कम्युनिटी एज वेल एज टू EWS एंड दिस रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर कापू कम्युनिटी जो कि एक एग्रेरियन कम्युनिटी है, इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन को गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर 10% का जो रिजर्वेशन है वो यहां पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ते हुए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था विच वाज क्वेश्चन नंबर 4। इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज करी जाती है? इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट इज रिलीज बाय ऑक्सफैम इंडिया। ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा इसे लेकर आया गया है, ये ध्यान रखिएगा। इससे आगे बढ़ते हुए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो किया था क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम गए थे, जहां पे हमने मैगलेव ट्रेन्स के बारे में देखा था। कहां पर लॉन्च किया जा रहा है जल्दी से बताएं इसे। सो ट्रेन जो है वो अपने ट्रैक के साथ कांटेक्ट नहीं बनाती है, हवा में ही रहती है एंड यस यहाँ पे इसी वजह से आवाज भी कम होती है, स्पीड काफी ज्यादा, हाई स्पीड ट्रेन से भी ज्यादा इसकी स्पीड होती है। चाइना के अंदर अभी इसे लेकर आया जा रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में ओके 850 कोड को यूज कर लीजिएगा टू गेट द 50% डिस्काउंट, जो कि आपको वेरियस सीरीज के ऊपर मिल जाएगा और ये आज के लिए ही आपके पास अवेलेबल रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 में वीरभद्र टेम्पल के बारे में देखा था, कहां पर लोकेट करता है और 2 और जो लोकेशंस थी उसके नाम भी बताएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा कहा गया है कि इनको आदर्श स्मारक जो है उसका दर्जा दिया जाएगा। वाईफाई, कैफेटेरिया, इंटरप्रिटेशन सेंटर, ब्रेल साइनेजेस, ऑल दीज फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड। ये सभी जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करी जाएंगी इन सेंटर्स के अंदर। फिर हमने डिस्कशन किया था नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में, 2013 में लॉन्च किया गया एंड यस इट सबस्यूम 2 डिफरेंट स्कीम्स, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। इसको सबस्यूम इसके द्वारा कर लिया गया था और 2013 में इसको लेकर आया गया था। दिस पर्टिकुलर स्लाइड कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ डेटा, तो ये डेटा जो है आपको पता होना चाहिए, बेसिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्माइल स्कीम किसके द्वारा लेकर आई गई थी जल्दी से बताएं। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब पूरा पैसा जो है सेंटर अपना यहाँ पर देने वाला है और इसमें रिहैबिलिटेशन जो वो किया जाएगा। जो शेल्टर होम्स है वो बनाए जाएंगे राज्यों के अंदर, ऑलरेडी एक एग्जिस्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बना दिए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसे लेकर आया गया है, ध्यान रखिएगा। देन वी डिस्कस अबाउट विंड एनर्जी, जिसमें हमारा जो टारगेट है 5 गीगावाट का है 2022 तक, मतलब अगले साल तक 5 गीगावाट, 2030 तक 30 गीगावाट। अदरवाइज हमारी जो पोटेंशियल है 127 गीगावाट की है। ऑफशोर ऑनशोर 2 तरीके के होते हैं, ऑफशोर कुछ इस तरीके से होते हैं पानी के अंदर, ऑनशोर कुछ इस तरीके से होता है जमीन के ऊपर। ठीक है, इससे एनर्जी जो है वो जनरेट करी जाती है। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था स्टैंड अप इंडिया स्कीम को लेकर, तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है लेकर आई गई थी 2016 के अंदर और कब तक का एक्सटेंशन दिया गया इसे 2025 तक का। इसमें कोशिश करी जाती है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप जो बढ़ाया जा सके और अंडर सर्व सेक्टर जो है और लोग जो हैं उनको खासतौर पे SC ST विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। चलिए, तो ये जो पर्टिकुलर 10 क्वेश्चन थे हमने डिस्कस कर लिए हैं, आपकी रिविजन जो है वो भी यहाँ पर हो गई है। मैं अभी जल्दी से आपको प्रीलिम्स का और मेंस का क्वेश्चन जो है वो दे देता हूँ। तो यहाँ पे जल्दी से मुझे बताइएगा कि विंड एनर्जी भारत के किस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करी जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट
फॉलोइंग यहाँ पर नहीं है, तो जितने भी हमारे 29 स्टेट्स हैं उसमें से बताइएगा उसमें से कौन सा राज्य ऐसा है विच प्रोड्यूसेस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विंड एनर्जी। चलिए नेक्स्ट मेंस का जो क्वेश्चन है वो है इंडिया हैज अ टारगेट ऑफ बिकमिंग कार्बन न्यूट्रल बाय 2050। चाइना 2060 तक बनेगा, हम 2050 तक का टारगेट ले रहे हैं, लेकिन इस गोल को टाइम से पहले कैसे अचीव किया जा सकता है इसके ऊपर आपको कमेंट करना है कि हम कार्बन न्यूट्रल 2050 या इससे पहले कैसे बन सकते हैं। ठीक है, ये अपने आंसर्स मेंस वाले ग्रुप के अंदर डाल दीजिएगा और एक दूसरे के आंसर्स को इवैल्यूएट जरूर करिएगा। मैं भी कोशिश करूंगा एक दो कॉपीज को रैंडमली पिक करके उसे इवैल्यूएट करके फीडबैक देने की। जो इंटरव्यू का ग्रुप है वहां पर आप इसका इंटरव्यू में रिकॉर्ड करके 60 सेकंड्स में आंसर करिएगा। फॉर एग्जांपल इंटरव्यू बोर्ड के अंदर मेंबर पूछते हैं आपसे कि बताएं इंडिया के अंदर जो कार्बन न्यूट्रल बनने का 2050 का टारगेट है हम इसे कैसे अचीव कर सकते हैं, तो आप वहां पर क्या आंसर करेंगे? चुप तो नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ आंसर तो करना पड़ेगा। सो देयर यू हैव टू स्पीक, और उसी की जो प्रैक्टिस है ये आपके इंटरव्यू ग्रुप के अंदर हो जाती है। फिर सेकंड चैनल जो है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, बिकॉज आगे आने वाले टाइम में यू विल सी कि ग्रेजुअली आपके मार्क्स जो है वो इंप्रूव होते हुए चले जाएंगे। 6 अच्छी से ज्यादा स्कोर किया है, यू आर इन द सेफ जोन। नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, रिवाइज कर लीजिएगा और नोट्स अपनी सेकंड टाइम जब आप वीडियो को देखते हैं जरूर बना लीजिएगा। जो पीडीएफ है इस पूरे लेक्चर की वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।